अगला जो टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तुम्हें ये ग्राफ बनाने आना चाहिए, ठीक है। इस ग्राफ की प्रैक्टिस इस ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। लगभग हर साल बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ग्राफ अच्छे से बनाने आना चाहिए, ठीक है। 8-10 बार प्रैक्टिस करके जाना। अब ये बोलता क्या है, सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में जान लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को निकाल कर ले जाना है बाहर, बात हुई थी अभी। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, सही है। या एक न्यूक्लियन को बांध के रखने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। उसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये होता क्या है, नोट्स में लिखा नहीं गया, इसको तुम लोग ऐड ऑन कर लेना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है, ये और कुछ नहीं होता है सर, बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास नंबर, एक एटॉमिक मास नंबर मतलब एक न्यूक्लियन को, है ना, ठीक है कि नहीं। इट इज गिवन बाय टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, हाँ ठीक है। डेफिनेशन में लिखा गया है लेकिन वो फॉर्मूले में नहीं लिखा गया था। तो बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास नंबर, एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए, ठीक है, जितना बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को तोड़ने में। अब एक्सपेरिमेंटली क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा था हमारा। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था कि हाइड्रोजन, जैसे देखो ये कर्व बना हुआ है, ये हमारा बता रहा है कि एक न्यूक्लियन को तोड़ने में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हाइड्रोजन छोटा एटम होता है, तो इसके न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसका ग्राफ क्या है, छोटा बना हुआ है, सही। हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये पीक है कि नहीं है, देखो यहाँ पे शार्प पीक बन रहा है हमारा, ठीक है ना, पीक बना हुआ है। मतलब क्या है कि सर हीलियम स्टेबल होता है, कार्बन स्टेबल है हमारा, ऑक्सीजन 16 वाला स्टेबल है, सही है। तो जो भी हमारे जिस भी एटम में या जिस भी एलिमेंट में हम लोग को पीक दिखाई देता है, इसका मतलब उसके न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये स्टेबल होता है हमारा। बात समझ आ रही है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारा आयरन, आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसके एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। इतनी बात समझ में आती है हमको। अब उसके बाद अगर आगे बात की जाए, उसके आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, आयरन से आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया था कि 30 से लेकर के 140 एटॉमिक मास नंबर जिसका भी है, वो क्या होते हैं, हमारे स्टेबल होते हैं। उनके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लाइट न्यूक्लियाई लाइक 1h1 1h2 1h3 इज स्मॉल। पहला पॉइंट ये लिखा गया था। तुमको क्या करना पड़ेगा, जब भी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी कर्व का अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तुम्हें ये कर्व बनाना पड़ेगा, सही। उसके बाद से पॉइंट जो बोल रहा हूँ ये तुमको लिखना पड़ेगा। देयर आर शार्पली डिफाइंड पीक्स करस्पॉन्डिंग टू हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन which represents that these nuclei are relatively more stable than other nuclei in the neighborhood। उसके जस्ट बगल में जो भी हमारे एटम्स होंगे उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको निकालना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व है जब मैक्सिमम वैल्यू इन द रेंज ऑफ 30 to 140। अभी बताया मैंने, देखो यहाँ पे कहीं 30 आएगा और यहाँ पे कहीं 140 आएगा। इसके बीच में इसके बीच में जितने भी इसके बीच में जितने भी एटम्स हमारे हैं, एलिमेंट जितने भी हैं, उनका क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। ये हमारा स्टेबल रीजन दिखाता है, क्या दिखाता है, ये स्टेबल है। यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं वो स्टेबल हैं। हाई अमाउंट में क्या लगेगा, बाइंडिंग एनर्जी हमें देना पड़ेगा या हाई अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा इसको न्यूक्लियन को ब्रेक करने के लिए। करस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा जो होती है वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, वो भी किसके लिए, आयरन के लिए। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा, कितना होता है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी इसमें पर न्यूक्लियन, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। अगर मैं आयरन का क्या करता हूँ,
न्यूक्लियॉन को ब्रेक करना चाहता हूँ या एक इन्फिनिटी तक लेकर के जाना चाहता हूँ तो मैं आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, आगे as the mass number increases the binding energy per nucleon decreases and gradually falling to about 7.6 for uranium। यूरेनियम के लिए कितना हो जाता है 7.6 हो जाता है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू याद रखना, यूरेनियम का नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, आयरन का जरूर याद रखना। ठीक है, एनसीईआरटी में भी वैल्यू लिखी गई होगी, एनसीईआरटी में वैल्यू नहीं लिखी गई है क्या? हाँ 8.75 है। ठीक है, 8.75 लिखा गया है, किसके लिए? आयरन के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होगी 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको राउंड ऑफ करके 8.8 लिखा जा सकता है। 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आयरन के लिए, ये वैल्यू याद रखना। आयरन के लिए पूछा जाता है कि कितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो वो कितना है 8.75 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के लिए। अब यहीं से ध्यान से सुनो, हर एक एटम या हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है कि नहीं? हर एक एटम क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। अरे ऊपर दे दे, ये देखो ना तुम नीचे देखने लगते हो। आगे बैठा दूंगा इस पर लकड़ी लगा कर कैसे, जिससे गर्दन नीचे नहीं जाएगा, और आंख में ऐसा तिल्ली कि सीधा दिखाई दे, तुरंत सिर नीचे कर दे रहा है सब। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबल होना। अब खुद सोच के बताओ, इधर वाले अनस्टेबल है, इधर वाले अनस्टेबल है, ये रीजन स्टेबिलिटी का है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि ये जोड़ जोड़ करके, जैसे हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास नंबर, ये क्या चाहेगा 1 1 1 1 1 1 जोड़ते जोड़ते 30 हो जाए और स्टेबिलिटी रीजन में चला जाए। छोटे वाले जो 30 से जितने भी छोटे होंगे ये क्या चाहेंगे? जुड़ जुड़ करके इधर चले आए कि नहीं, ऐड होकर के वैल्यू 1 से 30 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड होना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐड को ही हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं कि नहीं? फ्यूज करना। तो जितने भी एलिमेंट हमारे 30 से छोटे वाले में होते हैं उधर क्या होता है? हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, फ्यूज होंगे यहाँ पे। इससे जितने भी छोटे होते हैं जितने भी एलिमेंट्स, वो क्या करेंगे? एटम्स को जोड़ जोड़ करके न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। न्यूक्लियर क्या करता है? फ्यूज होने लगता है और अपना एटॉमिक मास नंबर क्या करेगा? बढ़ाएगा, ताकि वो 30 से 140 के बीच में आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जो भी 140 के ऊपर होंगे, ये 30 था हमारा और ये 140 जो कि स्टेबल होता है, इधर वाले क्या करेंगे? जैसे यूरेनियम 238 है, ये चाहता है स्टेबल होना, तो क्या करेगा? कम होना चाहेगा। कम होने का मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो यूरेनियम क्या करता है? 2 पार्ट में टूटता है, अपने आप को 2 पार्ट में तोड़ेगा। बेरियम क्रिप्टन, आगे पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन वगैरह जो है, बेरियम क्रिप्टन में तोड़ेगा, जिसका मास किसमें आ जाता है? इसमें आता है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट, हाँ हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। इधर के जो होंगे वो न्यूक्लियर फिजन कराएंगे। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना, न्यूक्लियर फिजन। तो ये बात समझ में आई? बचपन से बहुत कंफ्यूजन रहता है कि फ्यूजन कब होगा, फिजन कब होगा। सही है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूज होना, जुड़ना। और फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना, ब्रेक डाउन। क्योंकि ये अनस्टेबल है, इधर के लोग अनस्टेबल हैं, तो ये अपने आप को तोड़ करके, अपने आप को तोड़ करके क्या करेंगे? ये स्टेबल, स्टेबिलिटी वाले रीजन में लेकर आएंगे। और इधर वाले लोग एड ऑन होकर के अपने आप को 30 से 140 के रीजन में ले आएंगे, क्योंकि 30 से 40 140 में क्या है? स्टेबल है हमारा। बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है? सेकेंड पॉइंट में ये लिखा गया है कि ये हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन स्टेबल हैं नेबरहुड के कंपैरिजन में। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और तुम्हारे भाई के पास 50 रुपए हैं, उससे तुम अमीर हो, लेकिन क्या इस धरती पे सबसे अमीर हो तुम? नहीं। तो कंपैरिजन में बोला गया है, कंपैरिजन बोला गया है तो ये भी स्टेबल नहीं है, मतलब स्टेबल है लेकिन और स्टेबिलिटी चाहिए हमको। 30 से 140 के बीच में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है हमको, समझ आ रहा है ना? वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी हमको देना पड़ता है, तो और ज़्यादा स्टेबल है। 100 रुपए हैं लेकिन तुम रिचेस्ट पर्सन नहीं हो, समझ आ रही बात ना? तो कंपैरिजन में वो दोनों, इस हीलियम और लिथियम के कंपैरिजन में हीलियम क्या है? हमारा स्टेबल है, लेकिन हीलियम सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना? बात समझिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंपैरिजन में वो लिखा गया सेकंड पॉइंट, इसका भी मतलब थोड़ी है कि मोस्ट स्टेबल है वो। दूसरी चीज़, यहाँ देखो न्यूक्लियर फिजन, ये रिएक्शन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? फ्यूजन में हीलियम हाइड्रोजन 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 आपस में मिलते जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है कहाँ होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है बाबू। किसी चीज़ को जोड़ने के लिए क्या
सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान से सुन लो, आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। फ्यूजन फिजन एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन यहाँ समझो इस चीज़ को। तुम्हें फ्यूज कराना है एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन, मतलब न्यूक्लियस को फ्यूज कराना है हमें, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। सही है। और लगभग लगभग 10 की पावर 7 केल्विन, लगभग 10 की पावर 7 केल्विन का क्या चाहिए हमको, टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना हाई अमाउंट में एनर्जी चाहिए या टेम्परेचर चाहिए, जो कि क्या अर्थ पे पॉसिबल है? कहाँ हो सकता है? इसीलिए तुमको ये बात पढ़ाई भी की होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन सन पे होता है सिर्फ, क्योंकि सन के पास इतना अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होती है, हीट। ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि चाइना ने भी डेवलप किया है इतना टेम्परेचर। चाइना ने भी आर्टिफिशियली इतना टेम्परेचर वो डेवलप किया है, पता होगा ना, आर्टिफिशियल सन उन्होंने बनाया था। तो इतना टेम्परेचर वो किया है, तो अब अर्थ पे भी ये रिएक्शन कराना पॉसिबल हो चुका है। बात समझ रही है? लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ सन पे ही होता था न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब टूट करके इस रीजन में आएंगे, क्योंकि कम करना है इसको, अपना मास मास कम करना है। तो देखो यूरेनियम क्या होता है, जब मैं एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराता हूँ, ठीक, तो वो बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है। यूरेनियम का मास कितना था, 238 था। 140 से अधिक है कि नहीं है? स्टेबल है क्या? ना, है स्टेबल। अरे 140 से ऊपर है ना। तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो बस एक न्यूट्रॉन। जैसे मान लो मुझे इस दीवार को तोड़ना है, बस एक हथौड़ा लाऊंगा, टूट गया। देखना है क्या मुझे कि किस स्ट्रक्चर में टूट रहा है। लेकिन जब जोड़ना होगा तो प्रोडक्टिव काम में एनर्जी ज़्यादा लगती है, डिस्ट्रक्टिव काम में एनर्जी ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है। यहाँ भी एनर्जी लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनर्जी यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं लगता है, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्टिव काम करना होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, डिस्ट्रक्टिव में उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन को लाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक हाई मूविंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को लाऊं, न्यूट्रॉन को लेकर आऊंगा मैं, यूरेनियम के एटम पे बम्बार्ड कराते हैं, रिएक्शन पूरा पढ़ा जाएगा हम लोग। यही हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में भी। एक न्यूट्रॉन को ला करके यहाँ तोड़ा, बेरियम और क्रिप्टन में टूटता है, जो कि वो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ही होते हैं। बेरियम का देखो एटॉमिक मास कितना हुआ, 144, लगभग 140 के पास आया कि नहीं, 144 ही होता है ना, 140 के पास आया है कि नहीं आया है? तो स्टेबल हो गया ये भी। 89, 140 30 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी स्टेबल हो गया। और 3 न्यूट्रॉन पैदा होते हैं वहां पे, 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चलता है, बताया जाएगा इसको, इस पे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। यहाँ देखो 238 + 1 239 हुआ। रिएक्टेंट में कितने मास हैं, 239 है कि नहीं है? अब यहाँ जोड़ो 144 और 89, और ये 90 हो जाएगा। और 90 इसको जोड़ोगे तो भी यहाँ पर भी क्या होता है, मास हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं है यार, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन शायद थोड़ा सा 235 होता है ना, यूरेनियम 235 होगा। यूरेनियम के कई सारे आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ये 235 है। इनको जब तुम जोड़ोगे तो मास हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और भी चीज़ें होती हैं, डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ये इंटरमीडिएट स्टेप भी कुछ होता है, जहाँ पे मास का क्या होता है, थोड़ा सा कन्वर्जन भी होता है, एनर्जी बनेगी ना। अरे भाई हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिराया गया था, तो उसमें याद होगा तुम्हें कि अभी तक उसके ट्रेसेस पाए जा रहे हैं। कैसे पाए जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे कुछ मास का चेंज हुआ था, यहाँ मास थोड़ा सा अधिक होगा, यहाँ मास थोड़ा सा कम होगा, रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है। और वही जो मास डिफेक्ट होता है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बने कि नहीं बने? यूरेनियम एक ही तो रहा नहीं होगा, सिर्फ एक ही एटम रहा होगा यूरेनियम का, नहीं ना, और भी रहे होंगे। तो फिर ये क्या करता है, न्यूट्रॉन जो है, 3 न्यूट्रॉन जो है, 3 न्यूट्रॉन आगे जाते हैं यूरेनियम से, फिर से क्या करते हैं, बम्बार्ड होते हैं, फिर से क्या बनता है, 3 न्यूट्रॉन, फिर से बनता है 3 न्यूट्रॉन। और सलमान खान की मूवी याद हो, जय हो, तुम 3 की मदद करो, वो 3 की मदद करेगा, वो 3 की मदद करेगा, बेवकूफ़ी वाला कॉन्सेप्ट था, मूवी था वो। ठीक है। तो यहाँ पे ये सलमान खान की पिक्चर पे काम करता है, फैन है ये 3 की मदद करता है, आगे 3 की मदद करेगा, आगे 3 की मदद करेगा। तो क्या ये रिएक्शन कभी रुकने वाला है? इसी को बोलते हैं हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जहाँ पे चेन रिएक्शन ये हो रहा है, चेन में चलता जा रहा है, और जो कि अनकंट्रोल्ड है। बात समझ आ रही है? लेकिन हम लोग जब काम करते हैं, जैसे कोई एटम बम बनाना हुआ या न्यूक्लियर बम बनाना हुआ, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब हम लोग यूज करते हैं इन सारी चीज़ों का, तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, कई सारी चीज़ें होती हैं, जो तुम्हारे में वो दिया भी गया है ना, एक न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट करके, उसको लिखना है तुमको। वहाँ हम क्या करते हैं कि जैसे ही मुझे एक ही न्यूट्रॉन चाहिए एक नई रिएक्शन के लिए, निकले कितने, मैं 2 को एब्जॉर्व करा दूंगा कंट्रोल रॉड में, एक को भेजूंगा। तो ये हो जाता है हमारा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन।
सही है ना, मैं दो दो न्यूट्रॉन को रोकता रहूंगा क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, एक एक को भेजता रहूंगा, रिएक्शन चलता रहेगा अपना। और जैसे तीन बनेंगे, दो को मैं एब्जॉर्ब करा लूंगा, रोक दूंगा उनको, और एक को आगे भेजूंगा ताकि रिएक्शन हमारा आगे चलता रहे। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा, अगर मैं इसको रोकूंगा नहीं, ये तीन तीन का पेयर बनाते हुए चलेगा, तीन की मदद करेगा, वो आगे तीन की मदद करेगा, वो आगे तीन की मदद करेगा, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा जब फ्यूजन और फ्यूजन पढ़ेंगे। यहाँ बस मैं ये समझाने के लिए तुमको बताया हूँ कि जब भी यूरेनियम को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो दो एलिमेंट में टूटता है जो कि 30 और 140 के लगभग में रेंज में आ जाता है, और वो हमारा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यूरेनियम हमारा स्टेबल नहीं है। ठीक है, और यूरेनियम हमारा हाईली रिएक्टिव होता है, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होता है, हमारे हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसीलिए इनसे क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा निकलता है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ।